हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जकास क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं यार आप ही के क्लास 7 साइंस टर्म 1 सिलेबस में आने वाला चैप्टर नंबर 11 या फिर बोल सकते हो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहला चीज कि ह्यूमन आई डिलीट हो गया है तो बचा सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड है, जो कि आसानी से खत्म हो जाएगा। मजे के साथ पढ़ेंगे और इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो पूरे नंबर लेके आएंगे एग्जाम में, समझ गए। तो पहले एमसीक्यू देखने से पहले मैं बता देना चाहूंगा कि तुम लेक्चर वीडियोस देख के आओ, क्योंकि दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो नहीं देखोगे एमसीक्यू ना ही फायदा होगा इसका, ना समझ में आएगा। तो लेक्चर का लिंक तुम्हें कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां के जाके तुम लेक्चर कंप्लीट करके आओ। अगर कंप्लीट करके आए हो जकास क्लासेस के लेक्चर तो बहुत अच्छी बात है। चलो शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर बिना कंप्लीट के मत आना, मैं बोल रहा हूं कोई फायदा नहीं होगा। तो स्टडी द फॉलोइंग रे डायग्राम। पहले डायग्राम को अच्छे से देखो। In this diagram, the angle of incidence, angle of emergence, and the angle of deviation respectively have been represented by। तो यहाँ पे देखो कौन हमें एंगल पहचानने के लिए बोल रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो चलो देखते हैं। तो पहले रे घुस कहाँ से रहा है, डायरेक्शन देख लो। ये वाला रे डायरेक्शन, ये राइट से लेफ्ट की तरफ प्रिज्म के अंदर घुस रहा है। अब जब ये घुसेगा, कोई भी रे जब किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करता है, मतलब टच करता है बोल सकती हो, तो ये प्रिज्म को कहाँ पे टच कर रहा है? इस जगह पे, समझ गए? टच कहाँ पे कर रहा है? इस जगह। अभी मिटा देता हूँ क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीज़ नहीं दिखेगा वरना। तो यहाँ पे जब ये टच कर रहा है तो वहाँ पे एक नॉर्मल क्रिएट करते हैं जो परपेंडिकुलर होता है, ये वाला चीज़ नॉर्मल। तो उसी नॉर्मल के साथ जो हमारा इंसिडेंस रे है, जो पहला वाला रे है, मतलब ये वाला रे है जो, तो ये जो रे है ये तो अलाइन कर देना। तो ये नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको यहाँ पे क्या बोल के रिप्रेजेंट किया है? P। तो पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? P, जो कि C में भी दिया है, D में भी हुआ है। तो इनमें से ही कोई एक ऑप्शन होगा। अब क्या बोला है? एंगल ऑफ इमरजेंस। तो एंगल ऑफ इमरजेंस कौन सा एंगल है तुम्हें जानना पड़ेगा। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द इमरजेंट रे एंड द नॉर्मल। तो इमरजेंट रे क्या है? वो रे जो प्रिज्म से बाहर निकलता है, मतलब ये वाला रे, ये वाला जो रे है, ये जो प्रिज्म से बाहर निकला है, इसको बोलते हैं इमरजेंस रे। तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है उसके साथ जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, जो कि क्या है? Y। तो सेकंड में Y किस में दिया है? बस C में दिया है, तो C भाई करेक्ट है। पर अभी देखते हैं लास्ट में एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है, एंगल ऑफ जो डेविएशन है, हम क्या करेंगे, जो इंसिडेंस रे है, तुम देखो मैं अगर अंग्रेजी में बता दूं तुम्हें, एंगल ऑफ इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द एमरजेंट रे एंड द इंसिडेंट रे। तो ये वो एंगल है जो एमरजेंट रे और इंसिडेंस रे बनाते हैं। कैसे? चलो बता देता हूँ। सारा को मिटा देते हैं। मिटा दूँ? चलो इसको नोट करो अगर नहीं किए हो तो। देखो मिटा दिया। अब यहाँ पे इंसिडेंस रे कौन सा है? ये वाला, ये जो रे है ये इंसिडेंस रे। अब एमरजेंट रे कौन सा है? ये वाला। तो ये दोनों रे तुम्हें मीट नहीं हो रही, पर ये एमरजेंट रे को थोड़ा पीछे धकेलो और इंसिडेंस रे को अगर आगे ऐसे जाता तो क्या बनाता वो देखो। तो ये जो दोनों मिलके जो एंगल बनाए, एंगल Z, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंस रे को आगे बढ़ाना है और एमरजेंस रे को पीछे थोड़ा इमेजिनरी लाइन बनाना है, जहां पे ये ज्वाइंट करेंगे। ये जो एंगल बनेगा ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो PYZ, तो C होगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्यों था? क्योंकि मैंने समझाया, वरना ये तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा। तुम्हें पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस और एमरजेंस ही पता चल गया था, डेविएशन में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following phenomena of light, वो लाइट GHT वो मिड गया है, लाइट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो। तो लाइट का कौन सा फेनोमेना इन्वॉल्व होता है रेनबो फॉर्मेशन में? तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, वहाँ पे जो इफेक्ट होता है वो होता है पहले तो रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ पे है? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। उसके बाद डिस्पर्सन इन्वॉल्व होता है, ये भी दोनों में है। और तीसरा जो चीज़ है वो है इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक में इंटरनल रिफ्लेक्शन है सी में, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा, और बी में जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो मैं बता देना चाहूँगा कि जी ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर में।
या फिर लिख सकते हो फाइबर में। ब्रॉडबैंड जिसको बोलते हो, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, इसमें जो वायर कनेक्ट होता है ना, इसमें होता है ये फाइबर ऑप्टिकल। कैसा फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर होता है, फाइबर ऑप्टिकल नहीं, मैंने बाद में लिख दिया, पर तुम समझ लो ऑप्टिकल फाइबर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ पे यूज होता है? ऑप्टिकल फाइबर में। और ये जो रेनबो बनाता है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन बस होता है। समझ गए? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो स्टार होते हैं उनका टिमटिमाहट, मतलब जो क्या होते हैं, तुम बोल सकते हो इंडिकेटर की तरह जो टिमटिमाते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक डेस। तो क्यों भाई ये तारे जो होते हैं क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये बोला है, तो सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से बाय डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट हमारा डिफरेंट लेयर होता है, उसमें डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डिफरेंट लेयर में हमारे एनवायरनमेंट के, जहाँ पे ये जो स्टार से जो रोशनी आ रही होगी, लाइट आ रहा होगा, वो रिफ्रैक्ट होगा और कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है, टिमटिमाहट हमें पता लगता है। समझ गए? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द नून सन अपीयर्स व्हाइट। जो नून का टाइम होता है, जो 12 बजे का टाइम होता है, उस टाइम में सन कैसा? सफेद दिखते हैं बोल रहा है। क्यों दिखते हैं? तुम्हारे अगर वहां पे नीला पीला दिखते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं जानने में उत्सुक रहूंगा। बिकॉज लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट दैट टाइम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है, इसमें समझाने का कोई नहीं है, इसका कॉज ही यही है कि लाइट लीस्ट स्कैटर होता है। तो इसको याद रखना पड़ेगा, याद रख लो, या फिर अपने भाषा में बोलूं तो रट लो। समझ गए? तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। जब आसमान साफ होता है, जो नीला अंबर, जो गाना भी है, तो ये जो नीला अंबर है, ये ब्लू स्काई जो है वो क्यों ब्लू है? सर है तो है, ऐसा नहीं चलता। तो उसका जो ब्लू का कॉज है, मैंने ये समझाया था लेक्चर वीडियोस में, किसमें? ये जो ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड, मैंने तो पूरा ही पढ़ा दिया, क्योंकि ह्यूमन आई तुम्हें बाद में ज़रूरत पड़ने वाला है, तो उसको रिविजन मत करो पर पढ़ लो, मज़ा आएगा। तो ये कलरफुल वर्ल्ड के टॉपिक में था। तो क्यों नीला होता है? तो मैं बता देना चाहूँगा, जो क्लाउडलेस स्काई होता है वही नीला दिखता है, क्योंकि क्लाउड तो सफ़ेद होते हैं। बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो लाइट को स्कैटर करती हैं। और तुम्हें पता है कि सन से एक लाइट नहीं बल्कि 7 लाइट आती है, विबग्योर। और उनमें से जो ब्लू वाला लाइट होता है उसको सबसे ज्यादा ये लोग स्कैटर करते हैं। इवन रेड लाइट को भी, रेड लाइट से भी बहुत ज्यादा करती है, रेड लाइट से तो बहुत ज्यादा करते हैं। किसको? ब्लू लाइट को, जिसके वजह से हमारा ये जो आसमान है ये नीला दिखता है। सो क्या देखो, कौन सा? लाइट ऑफ ऑल अदर कलर इज स्कैटर्ड मोर देन वायलेट एंड ब्लू कलर लाइट बाय एटमॉस्फेयर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं। वायलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ, हाँ ये वाला। तो मैंने ब्लू बोला क्योंकि यहाँ पे ब्लू दिया है, वायलेट भी एक्स्ट्रा लिख दिया है, हाँ वायलेट भी होगा। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू तीनों बोल सकते हैं। इंडिगो भी वो नीला कलर ही होता है, नील का फल, मोहनजोदारो फिल्म में भी था नील का फल, वही इंडिगो उसको बोलते हैं। उस जो फल होता है नील का फल, उसको इंडिगो बोलते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू लाइट्स वो क्या होते हैं? ज़्यादा स्कैटर होते हैं, इसके वजह से आसमान का कलर भी वही है। अगर रेड वाला ज़्यादा होता तो लाल दिखता अंबर। समझ गए? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है रिगार्डिंग प्रोपागेशन ऑफ लाइट, जो डिफरेंट कलर के लाइट प्रोपागेशन है व्हाइट लाइट इन एयर का? तो देखते हैं, पहला क्या बोला है? रेड लाइट मूव्स द फास्टेस्ट। ये बिल्कुल गलत है, नहीं ये तो सही नहीं है। ब्लू लाइट मूव्स फास्टर देन ग्रीन लाइट, नहीं ये भी नहीं है सही। ऑल द कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट मूव विथ सेम स्पीड, ये बिल्कुल सही बात है। अगर अलग अलग स्पीड से आते ना, तो जब सूरज उगता है तो हमें पहले एक कलर, फिर एक कलर, फिर तीसरे टाइम एक कलर, एक एक करके सब दिखता पूरा। ये जो विबग्योर होता है ना, विबग्योर, क्या क्या होता है इसका फुल फॉर्म? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सारे कलर हमें एक एक करके दिखते हैं, पर हमें एक साथ सन का कलर दिखता है, व्हाइट लाइट दिखता है, इसलिए ये एक साथ ट्रेवल करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following phenomena contributes significantly to the reddish appearance of sun at sunrise or sunset? तो सिंपल सी बात है, इसका कॉज है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ गए क्यों होता है, या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिया होता तो भी वो लिखती। ये अर्ली सनसेट, अर्ली सनराइज, डिले सनसेट, मतलब जल्दी सूरज का उगना और लेट में 5 मिनट, ये सब जो डिफरेंस होता है ये तुम आई थिंक 12th में है, ये TIR, हाँ रे ऑप्टिक्स, हाँ 12th में है। 12th में भी पढ़ोगे क्या, जल्दी सनराइज होना और बाद में सनसेट होना, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है। ये मतलब उसके बारे में भी तुम पढ़ने वाले हो। यहाँ पे फिर अभी फिलहाल ये देखो कि रेड क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट, देखो ये फिर CBSE 2016 का क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। इन एन एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू ए ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म, ए स्टूडेंट वुड ऑब्जर्व दैट द एमर्जेंट रे, तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें लाइट रे को ट्रेस किया गया है ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म में। ए स्टूडेंट वुड ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो जो इमर्जेंट रे है वो क्या है, पैरेलल है किसके साथ, इंसिडेंट रे के साथ। ये पहला बात है, तो कौन सा सही है हमें देखना है शायद। ए स्टूडेंट वुड ऑब्जर्व दैट इमर्जेंट रे, हाँ क्या ऑब्जर्व करेगा बोल रहे हैं, क्या वो जो इमर्जेंट रे होगा वो इंसिडेंट रे के साथ पैरेलल होगा, पहला वाला स्टेटमेंट है। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रिज्म का डायग्राम भी देखा था, मैंने दिखाया भी था जो स्टार्टिंग में। यहाँ पे और एक बार दिखा भी सकता हूँ मैं। ये मान लो एक प्रिज्म है, तो ये अगर इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है ना, फिर ऐसे, तो तुम ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे, तुम्हें दोनों किसी भी एंगल से पैरेलल दिख रहे हैं तो नहीं है, ऑप्शन ए तो नहीं है। इस अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये सेम डायरेक्शन में होगा इंसिडेंट रे के, इस अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो देखो ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है और वो जो वाला है वो नीचे की तरफ थोड़ा जा रहा है, तो डायरेक्शन भी पूरा सेम नहीं है। इंसिडेंट कैसा है, ऐसा है, पर इमर्जेंट कैसा है, थोड़ा नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन भी उतना सेम नहीं है, हम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं, गेट्स डिविएटेड एंड बेंड्स टुवर्ड्स थिनर पार्ट ऑफ प्रिज्म। तो ये डिविएट होके बेंड होता है थिनर पार्ट की तरफ, पर हमने अभी क्या देखा, फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये मान लो प्रिज्म है, अभी थोड़ा बड़ा ड्रॉ करूँगा, ऐसे ही ये गया इंसिडेंट, ये फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, तो ये थिनर साइड के थ्रू बेंड हो रहा है, या फिर ये थिनर मतलब क्या, पतला, तो पतला कौन सा साइड है, ये वाला साइड, और मोटा कौन सा है, ये वाला साइड। तो ये तो मोटे साइड की ओर बेंड हो रहा है, पतले साइड की ओर नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत है। सी बी, ए बी सी तीनों गलत। अब बचा कौन, डी। डी देखते हैं, चलो। गेट्स डेविएटेड एंड बेंड्स टुवर्ड्स थिकर पार्ट, हाँ ये बिल्कुल सही है, मोटे तरफ ये बेंड हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एसर्शन रीजन है शायद, नहीं 9th क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग फिगर इन विच ए स्टूडेंट हैज मार्क्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस जेड आई, जेड एंगल है शायद, आई मतलब इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जेड आर, आर रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस जेड ई, एंगल ऑफ प्रिज्म जेड ए, हाँ एंगल ऑफ प्रिज्म को ए बोलते हैं, याद रखना, एंड द एंगल ऑफ डेविएशन जेड डी। जेड बोलते हो या जी बोलते हो, तुम जो भी बोलते हो सही है, मैं जेड बोल देता हूँ, कभी कभी जी भी बोलता हूँ, तो जो भी प्रोनाउंस कर रहे हो, साइंस स्टूडेंट है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी बोलो बोल दिए। तो करेक्टली मार्क्ड एंगल्स आर, तो कौन से एंगल बिल्कुल करेक्टली मार्क्ड हैं बोल रहा है, तो इसमें हमें ये डायग्राम देना चाहिए था, ये नहीं है, तो चलो छोड़ देते हैं। तो तुम्हें तो पता है ना इंसिडेंस एंगल, और ये पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था, तो उसका भी रिपीट वर्जन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रे ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, कुछ इस टाइप का एंगल बनता है इधर या फिर इधर, ये जो बनेगा वो तुम समझ आना। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये असर्शन रीजनिंग वाला है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ जितने भी एमसीक्यू सेशन करा रहा हूँ उसमें कि जो असर्शन रीजन होता है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। एक स्टेटमेंट दिया होता है असर्शन, और उसी को फॉलो करके एक रीजन स्टेटमेंट होता है जिसको आर भी बोलते हैं। वो 4 ऑप्शन जो हमें सिलेक्ट करना होता है, पहला ऑप्शन कि असर्शन रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को बिल्कुल सही तरीके से, मतलब रीजन बिल्कुल सही है असर्शन के लिए, सही तो है पर असर्शन को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि दोनों सही तो हैं पर जो रीजन है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है।
ऑप्शन सी जो है वो होता है असर्शन सही है, रीजन गलत, और ऑप्शन डी जो है असर्शन गलत है, रीजन सही। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला देखो असर्शन, ए व्हाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म स्प्लिट्स इनटू कंपोनेंट्स कलर एच सच दैट द रेड लाइट इमर्जेस नियरेस्ट टू द बेस ऑफ प्रिज्म। तो पहला क्वेश्चन तुम्हें मिल गया कि जब हमें क्या होता है कि हम स्कैटर करते हैं व्हाइट लाइट को थ्रू प्रिज्म, तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है बेस से करीब जो कलर दिखेगा वो रेड होगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जो विग्योर दिखेगा यहाँ पे सबसे नीचे होता है वी, उसके बाद आई, फिर बी, फिर जी, वाई, ओ, आर, तो रेड सबसे ऊपर दिखेगा। तो जो असर्शन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। अब रीज़न देखते हैं। तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया कि उन चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा था जहाँ पे बोला था असर्शन गलत है, ऑप्शन डी। तो आंसर तो पता चल गया, फिर भी रीज़न देखते हैं। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन अदर कंपोनेंट ऑफ कलर्स एंड हेंस रेड लाइट डेविएट्स द लीस्ट। हाँ बिल्कुल, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि रेड लाइट जो होता है, ये प्रिज्म है मान लो, ये अगर व्हाइट लाइट ऐसे घुसा तो ये जो डेविएट होंगे सबसे ऊपर ये रेड लाइट रहता है, मतलब सबसे कम डेविएट होता है, और सबसे नीचे कौन, वायोलेट। तो सबसे ज़्यादा कौन डेविएट हुआ, वायोलेट। समझ गए? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं सारे जगह पे लॉजिक लगाना मैं सिखा दूंगा। सनलाइट रीचेस, असर्शन है, सनलाइट रीचेस विदाउट डिस्पर्शन इन फॉर्म ऑफ व्हाइट लाइट एंड नॉट एच इट्स कंपोनेंट। तो पहला असर्शन क्या है, सनलाइट जो है वो रीचेस ऑस हमारे पास पहुंचता है विदाउट डिस्पर्शन। हाँ बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर डिस्पर्शन होता तो हमें हर टाइम रेनबो जैसा दिखता, पर हमें कैसा दिखता है, व्हाइट लाइट दिखता है, सनलाइट दिखता है कॉमन फॉर्म में। एंड नॉट एज इट्स कंपोनेंट, हाँ कंपोनेंट के फॉर्म में नहीं पहुंचता, एक जगह वायोलेट एक जगह रेड तो नहीं दिखता, जो भी आता है एक तरह से आता है। सो असर्शन इज ट्रू। अब देखते हैं रीजन। डिस्पर्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स for wavelength, but in vacuum the speed of light is independent of wavelength, hence vacuum is non dispersive medium। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो वैक्यूम होता है वो वैक्यूम क्लीनर नहीं होता, वैक्यूम मतलब महाशून्य बोलते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं होता, एयर फेयर छोड़ो, कुछ नहीं होता, मतलब पूरा खाली, दुनिया का कोई चीज़, ना प्रेशर है, ना ग्रेविटेशन है, ना कुछ है, तो उस जगह पे डिस्पर्शन का चांस ही नहीं बनता, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं होंगे। तो डिस्पर्शन कैसे बनेगा यार, नहीं बनेगा ये डिस्पर्शन। हाँ तो कॉल आया था, छोड़ो वो बात, तो मैंने बंद कर दिया है उसको, डू नॉट डिस्टर्ब डाल दिया है। अब देखो डिस्पर्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू वेरिएशन, तो वैक्यूम में क्या होता है, डिस्पर्शन नहीं होता है, तो इसलिए उसको नॉन डिस्पर्सिव मीडियम बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये रीजन असर्शन को सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, डिस्पर्शन के रिलेटेड है ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, in case of rainbow light at the inner surface of water drop gets internally reflected। जो रेनबो के केस में जो लाइट होता है एट द इनर सरफेस ऑफ वाटर ड्रॉप के इनर सरफेस में गेट्स इंटरनली रिफ्लेक्टेड, इंटरनली रिफ्लेक्ट होता है। क्या ये सही बात है, हमें पहले पूछा जाएगा, क्योंकि पहले हमें चेक करना है। असर्शन सही है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। कैसे, क्योंकि रेनबो जो फॉर्म होता है ना, वो बारिश के बाद क्यों फॉर्म होता है, वो जो ड्रॉपलेट होते हैं, रेन ड्रॉपलेट, वो रिफ्रैक्टिव मीडियम का काम करते हैं, प्रिज्म का काम करते हैं बोल सकते हो, जो सनलाइट को क्या करते हैं, रिफ्रेक्ट कर देती है, जिसके वजह से हमें 7 कलर दिख जाता है वहाँ, और हम रेनबो बोल के खुश होते हैं। इंद्रधनुष, क्या क्या हमें बताया जाता है, इसके पीछे साइंस क्या है देखो। रीजन, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द ड्रॉप सर्फेस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या है पहले जान लो, बताया था पर और एक बार जान लो। ये वो एंगल है कि जैसे बोला ना कि अगर तुम्हारे 500 में से 400 मार्क अगर नहीं आ रहे हैं तो तुम इस एग्जाम में फेल हो। जैसे बोर्ड एग्जाम का होता है कि 33.3% के ऊपर जो नहीं लाएगा वो एग्जाम में फेल हो जाएगा, वैसे ही जो भी तुम्हारा रिफ्रैक्टेड जो एंगल बनेगा, जो एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनेगा, अगर वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल से कम होगा, जितना भी होगा क्रिटिकल एंगल, तो वो फेल है, मतलब वो रेनबो नहीं बना पाएगा। तो जब वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तभी वो रेनबो बना पाएगा। तो रीज़न बिल्कुल सही बात है, और ये अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। कैसे
क्योंकि वो जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, मतलब वो एग्जाम में पास करता है, इसलिए रेनबो बना पाता है। तो ऑप्शन ए विल बी अगेन द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। assertion, scattering of light is reflection of light from an object in all direction। जो लाइट का स्कैटरिंग है वो रिफ्लेक्शन है किसका, लाइट का, फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से, फ्रॉम वेरी लॉन्ग डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल ये सही बात है, जो लाइट स्कैटरिंग होता है ना ये रिफ्लेक्शन है एक लाइट का फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन। द कलर ऑफ स्कैटर लाइट, ये तुम याद कर सकते हो, इसमें समझाने का कुछ खास है नहीं और ना ही समझ पाओगे। इसमें क्या समझने का है, ये एक स्टेटमेंट है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये सही है बोल के। इसलिए बोलता हूँ कि जो लेक्चर में समझाया नहीं जा सकता ना, कुछ चीज़ें रटने वाली होती है, वो ये एमसीक्यू सेशन में कवर हो जाता है, तो इसको याद कर लो। द कलर ऑफ स्कैटर लाइट्स डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जो स्कैटर लाइट का कलर है वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स और वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर इनका एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ए बी दोनों ट्रू हैं, पर इसका लेना देना कुछ लग रहा है तुम्हें। ये कहाँ आया ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन, ये कहाँ आया साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, तो दोनों सही हैं पर लेना देना नहीं है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन थोड़ा याद करने वाला था, कुछ कंसेप्चुअल नहीं था थोड़ा। लेट्स मूव टू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये है हमारा केस, ये प्रिज्म है, नीचे का कट गया है, नहीं समझो, ये उतना ही था, मैंने बस वो लाइन एक काट दिया है, तो एक लाइन मैं खुद बैठा देता हूँ, ये इतना सही था प्रिज्म। तो व्हाइट लाइट एंटर कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, जो कि रिफ्रैक्ट हो जा रहा है, देखो 7 कलर में, समझ पा रहे हो। नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म एज शोन इन डायग्राम, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। तो पहले तो ये जान लो कि ये कौन सा है, BIBGYOR, ये थोड़ा जगह नहीं हुआ पर BBGYOR होगा, समझ गए। तो अभी चलो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्या क्या पूछा है। द फेनोमेना ऑब्जर्व्ड इन अबव सेटअप, जो फेनोमेना यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है, ऑब्जर्व्ड इन अबव सेटअप, इस क्या, ये किसका फेनोमेना है, तो सिंपल सी बात है, ये फेनोमेना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का, यहाँ पे लाइट का डिस्पर्शन होगा। स्कैटरिंग कहाँ पे होता है, टिंडल इफेक्ट बताया था ना, घने जंगल में होता है, तो ये क्या हो रहा है, डिस्पर्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेचर दिस फेनोमेना इज ऑब्जर्व्ड इन, तो नेचर में ये कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, विवग्यू। ये कहाँ का फंडा है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरे हलवा क्वेश्चन है, सारा यूं हो जा रहा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is correct about constituents of white light based on above observation? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कौन सा सही है, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, क्या ये सही है, बिल्कुल, मैंने वही तो बताया, विवग्यू। 7 कलर के नाम लिखो बोलने से लिख देना विवग्यू, विवग्योर नहीं लिखना, इसका फुल फॉर्म लिख के आना, वायोलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हो गया। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 4 होते हैं ना केस स्टडी बेस्ड में। द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज, तो लाइट डिस्पर्शन का कॉज क्या होता है, सिंपल बात है, ऑल द कलर्स डू नॉट ट्रेवल विथ सेम स्पीड ऑफ लाइट। तो जो सारे कलर्स होते हैं वो सेम स्पीड के साथ ट्रेवल नहीं करते हैं, वही कॉज होता है लाइट के डिस्पर्शन का, समझ गए। तो इसी के साथ ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सारा खत्म होता है। तो मैं लेता हूं तुमसे बता, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक जगास क्लासेस के सारे वीडियोस देखते रहो, एमसीक्यू कंप्लीट करते रहो, जितने एमसीक्यू आने वाले हैं उसको लेक्चर पहले कंप्लीट करो, फिर एमसीक्यू सेशन देखो, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, जगास क्लासेस के लेक्चर्स देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।